हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माय नेम इज अजमीन अकवी। आई एम साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन द डिग्री कॉलेज। ओके, एंड मेरा फोकस एरिया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएलटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं पैथोलॉजी का। वो है सेल इंजरी। आप लोगों को सबको मालूम है कि सेल इंजरी क्या होती है। हम लोग की बॉडी जो है वो टिश्यूज की बनी हुई होती है, और टिश्यूज आप लोग सबको पता है कि सेल्स के बने हुए होते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग की सेल में कोई इंजरी, कोई चोट लग जाती है किसी भी रीजन से, मैकेनिकल चोट भी हो सकती है, थर्मल चोट भी हो सकती है, जैसे आप लोग को चोट लग जाती है, चलते चलते गिर जाते हैं, या आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें कोई म्यूटेशन हो जाता है। तो किसी भी टाइप की सेल इंजुरी में सेल किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, आप लोग को शायद ये पता होगा कि हम लोग की डे टू डे लाइफ में डेली हम लोग की बॉडी में कितने ही सेल्स में इंजुरी होती है, चोट लगती है, और सेल जो है वो मर जाता है। डेथ होनी उसकी जरूरी है, नहीं तो एक म्यूटेटेड और एक इंजोर्ड चोट लगा हुआ सेल जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो कुछ खराब सेल्स को ही आगे बढ़ाएगा। तो वो सेल्स जिनको चोट लगती है वो उनकी डेथ होनी जरूरी है। ओके, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग की बॉडी में कितने ही सेल्स की डेथ होती है और कितने ही नए सेल्स हम लोग की बॉडी में डे टू डे बनते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग चलिए देखते हैं सेल इंजुरी पर कुछ एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आप जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उसके टेस्ट के लिए, या आप लोग के कॉलेज के एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, सब जगह आपको सेल इंजरी पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलो भाई बच्चा लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल इंजरी पर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज ऑल्सो नोन एज, एक ऐसा सेल का डेथ जो प्रोग्राम्ड हो, मतलब पहले से एक ऐसा सेल डेथ जिसमें कि जब वो पर्टिकुलर एक सेल जब मरता है तो वो अड़ोसियों पड़ोसियों आसपास के सेल्स को बिल्कुल हार्म नहीं करता। ऐसे सेल डेथ को हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। तो प्रोग्राम सेल डेथ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए साइटोलिसिस, बी एपोप्टोसिस, सी नेक्रोसिस, डी प्रोप्टोसिस। तो इनमें से द राइट आंसर इज एपोप्टोसिस। एक ऐसा सेल डेथ जिसमें कि सब कुछ प्रोग्राम्ड होता है, और उससे हम लोग की बॉडी में पता नहीं डेली कितने ही सेल्स एपोप्टोसिस से मरते हैं, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं चलता और हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं। चलिए, अगर हम लोग साइटोलिसिस की बात करें तो साइटोलिसिस का मतलब होता है ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से किसी भी सेल का स्वेल, मतलब कि फूल जाना और उसका फट जाना, उसको हम लोग साइटोलिसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस बताया कि ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, और इस वाले डेथ से हम लोग की बॉडी के बाकी सेल्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्रोसिस भी एक टाइप का सेल डेथ होता है जिसमें कि जब वो पर्टिकुलर सेल मरता है तो वो आसपास के जो सेल्स होते हैं उस पे अपना हार्मफुल इफेक्ट छोड़ के जाता है, और इससे इन्फ्लेमेशन, मतलब कि लाली सूजन आपको दिखाई देती है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर द प्रोग्राम सेल डेथ इज एपोप्टोसिस। ओके, जो कि हम लोग की बॉडी में डे टू डे होता है, और हम लोग की बॉडी फिर भी हेल्दी चलती रहती है। चलिए तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सेल इंजुरी? अगर किसी सेल में इंजुरी हुई और उसकी सेल डेथ हो गई तो उसका मेन रीजन क्या होगा? सेल इंजुरी का मेन रीजन, मेन कॉज क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए म्यूटेशन, दूसरा ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेसिव प्रोटीन सिंथेसिस, डी है एक्सेसिव वाटर इनटेक। तो बच्चा लोग, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन मतलब किसी चीज की कमी हो जाना। अगर आपके किसी सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन कब नहीं पहुंचेगा? जब उसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा। और ब्लड, क्योंकि हम लोग को मालूम है ये ब्लड ही है जो कि अपने साथ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेकर सेल तक पहुंचाता है। तो अगर किसी भी सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसमें इंजुरी हो जाएगी और उसकी अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, मेन प्राइमरी कॉज। देखिए, एक बात बच्चा लोग और देखो आप लोग की, अगर कोई
किसी सेल के डीएनए में म्यूटेशन, मतलब कि उसका जो डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ गई। म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ जाना। ओके, तो अगर डीएनए म्यूटेशन आ जाएगा तब भी सेल डेथ हो जाती है। बट अगर हम इन चारों में जो प्राइमरी कॉज अगर ढूंढेंगे तो प्राइमरी कॉज जो होगा वो ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि यहाँ प्राइमरी कॉज पूछा है। अगर आप लोग बोलोगे मैम कॉज तो डीएनए म्यूटेशन भी होता है, डीएनए अगर किसी का म्यूटेट हो जाए, मतलब डीएनए में कोई टाइप का चेंज हो जाए तब भी वो सेल डेथ में चला जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है प्राइमरी कॉज। तो सबसे पहला कॉज और प्राइमरी कॉज जो सेल इंजुरी का होता है वो है ऑक्सीजन का की कमी हो जाना किसी सेल में। ओके, चलिए चलिए, अब हम लोग थोड़ी थोड़ी दिमाग की बत्ती हम लोग की शायद जलने लगी और हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजुरी? ये भाई रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल मतलब होता है वापस अपनी पोजीशन पे चले जाना। आप लोग किसी पार्टी के लिए तैयार हुए, तैयार होकर गए और वापस आए। ओके, तो वापस जब अपनी पोजीशन पे आ गए तो उसको कहेंगे रिवर्सिबल। कोई भी सेल, मान लीजिए किसी सेल को चोट लगी, ओके, चोट लगी, वो बेचारा किस तरीके से जद्दोजहद उस सेल ने की और अपने आप को ठीक कर लिया, तो उसको हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल टाइप ऑफ इंजुरी। एक ऐसी चोट जो कि ठीक हो गई। आप लोग देखते हो, भागते हो, दौड़ते हो, गिरते हो, चोट लगती है और आप लोग उसमें दवाई लगाते हो और आप लोग ठीक हो जाते हो, तो दैट इज द रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजुरी। लेकिन कोई कोई सेल्स की चोट ऐसी भी होती है कि भाई वो वापस नहीं आती और अल्टीमेटली उस वाले सेल की डेथ हो जाती, तो उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, इरिवर्सिबल सेल की चोट। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जो कि रिवर्सिबल सेल इंजुरी जो होगी वो रिवर्सिबल हो जाएगी? ओके, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एपोप्टोसिस, दूसरा है नेक्रोसिस, तीसरा है सेल्यूलर स्वेलिंग और चौथा ऑप्शन है पिक्नोसिस। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा सेल्यूलर स्वेलिंग। देखिए बेटा लोग, आप लोग देख रहे हो कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये दोनों चीजें तो सेल डेथ होती हैं। एपोप्टोसिस में भी सेल की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस में भी सेल की डेथ हो जाती है। पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियस का क्लम्प, मतलब कि सिकुड़ जाना। बचा हम लोग का सेल स्वेलिंग। बहुत सी ऐसे सेल्स की इंजुरी होती है, कई बार हम लोग के सेल्स में चोट लगती है और सेल जो होता है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। लेकिन अगर उस चोट की जो रीजन है, चाहे थर्मल हो चाहे मैकेनिकल हो, उसको हम लोग वापस खींच ले। ओके, उसको हम लोग वापस के, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है सिगरेट पी रहा है, खूब सिगरेट पी रहा है, डॉक्टर ने कहा बंद कर दो सिगरेट पीना, तो उसने बोला हाँ भाई मुझे बंद कर देना चाहिए, तो उसने वो जो चोट का रीजन था वो था सिगरेट की स्मोक। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको बंद कर दिया। जैसे ही वो बंद कर देगा तो उसके जो सेल्स हैं वो वापस अपनी कंडीशन में आने शुरू हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो एक सेलुलर स्वेलिंग अगर आ जाती है किसी सेल में, ओके, तो उसको वापस ले जाना आसान है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्युलर स्वेलिंग। चलिए जी, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन हाइपोक्सिक इंजुरी? कौन सी ऐसी सेल की ऑर्गेनली है? आप लोग सबको पता होगा सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनलीज होती हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोम्स, राइबोसोम्स। तो लेकिन इसमें पूछा यह है कि अगर किसी सेल में हाइपोक्सिक मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से इंजुरी हो रही है, तो कौन सा ऑर्गेनली इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरली इन्वॉल्व होगा? हमको लगता है आप लोग को सबको मालूम होगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि देखिए, सारा जो हम लोग की एटीपी जनरेशन का जो जितना खेल है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया ही रचता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है उसमें एटीपी जनरेट होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग सेल में हम लोग अगर ऑक्सीजन पहुंचाना बंद कर दें तो सबसे पहले जो जो ऑर्गेनली इन्वॉल्व होगी वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। अब इसमें भाई स्टूडेंट्स देखना ये है कि हॉलमार्क क्या चीज है भाई। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको, जो रॉबिन्स पढ़ते हैं हम लोग की पैथोलॉजी का जो गॉड बुक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी। ओके, तो हॉलमार्क मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, एक ऐसा सेल जो कि बेचारा अब वापस नहीं जा सकता, ठीक नहीं हो सकता। किसी ने इतना अल्कोहल कंज्यूम किया, इतना शराब पिया कि लिवर जो है उसका डैमेज हो गया। ओके, तो मतलब उसको हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, जिस इंजुरी में सेल वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे कौन सा कैरेक्टर है जिसमें कि सेल इंजुरी जो है वो वापस नहीं आ सकती। तो इसमें ऑप्शंस है क्रोमैटिन क्लंपिंग। पहला ऑप्शन, क्रोमैटिन क्या होता है आप लोग को मालूम है, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों का क्रोमैटिन क्रोमोसोम होता है, उसका क्लंपिंग मतलब उसका उसका सिकुड़ सिकुड़ जाना, ठीक है, क्लंप हो जाना। राइबोसोम डिटैचमेंट, आप लोग को मालूम है कि हम लोग के जो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर और वो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। ओके, तो राइबोसोम डिटैचमेंट। तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज विद द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो जाना। चौथा है सेल का स्वेलिंग, सेल जब स्वेल हो जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेल अगर स्वेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग उसको उसका जो उसकी जो चीज उसको डैमेज कर रही है उसको हम लोग अगर खींच लेंगे, अगर हम लोग उसकी इंजुरी के एजेंट को रोक देंगे तो सेल स्वेलिंग वापस अपनी कंडीशन में आ सकता है। तो बच्चा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है, रिवर्सिबल सेल इंजुरी का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज विद द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो उस सेल की डेथ पक्का है। ओके, सो द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज विद द लॉस ऑफ द पोटेंशियल मेम्ब्रेन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर अक्सर बहुत से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और जो आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसके टेस्ट में ये पूछा जाता है, कैस्पेजेस जो एंजाइम्स है वो इन कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कैस्पेजेस कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? क्या ये नेक्रोसिस जो कि एक टाइप का सेल डेथ है जिसमें कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें इन्वॉल्व होता है, या ये एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, या अथेरोस्क्लेरोसिस जो कि एक कार्डियक डिजीज है उसमें इन्वॉल्व होता है, या ये इन्फ्लेमेशन सूजन जो आती है हम लोग की बॉडी में नेक्रोसिस की वजह से उसमें इन्वॉल्व होता है। तो भाई कैस्पेजेस जो एंजाइम है वो हम लोगों का एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। चलिए जी, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट एक्युमुलेट इन द सेल्स ड्यूरिंग एजिंग एंड क्रॉनिक सेल इंजुरी। किसी भी सेल में इंजुरी हुई, बहुत दिन से हो रही है, कोई बंदा बहुत दिन से सिगरेट पी रहा है, बहुत टाइम से उसके लंग्स डैमेज हुए जा रहे हैं, ठीक है, या वो सेल बहुत पुराना हो गया है, एज हो गई है उसकी वजह से, तो इसमें कौन सा ऐसा पिगमेंट है ओके जो कि उस सेल में जमा होने लगेगा। पिगमेंट आप लोग समझते हैं ना, जैसे कि हम लोग के आरबीसी का में हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, वो जो लाल कलर देता है वो पिगमेंट होता है। ओके, तो इनमें से आप देखिएगा कि पहला ऑप्शन है हेमोसिड्रीन, दूसरा है लाइपोफ्यूसिन, थर्ड है बिलिरुबिन, फोर्थ है मिलानिन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ने पढ़ा होगा पहले के तीन जो पिगमेंट है वो सब हम लोग के आरबीसी रेड ब्लड सेल को टूटने से मिलते हैं। ओके, फोर्थ मेलानिन होता है। मेलानिन आप लोग को मालूम है क्या होता है, वो स्किन में जो हम लोग का ब्राउन कलर दिखता है ना, वो ब्राउन कलर इसी मेलानिन की वजह से होता है। तो कौन सा पिगमेंट है भाई, ये पिगमेंट है लाइपोफ्यूसिन। लाइपोफ्यूसिन जो है वो हम लोगों के सेल में, ऐसे सेल में जिसको चोट लग गई है, जिसको इंजुरी हो गई है, ओके, उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद इंजुरी टू विच ऑर्गन? आप लोग ने पढ़ा होगा, जब आप लोग ने सेल इंजुरी पढ़ी होगी, नेक्रोसिस पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि नेक्रोसिस अलग अलग टाइप का होता है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेटिक नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस। तो ये अलग अलग टाइप का नेक्रोसिस है। ये वो प्रोसेस है जब किसी सेल में डैमेज होता है तो वो आसपास के सेल को भी डैमेज कर देता है। वो सोचता है अरे मैं ही क्यों मरूं, साथ में और भी लोगों को लेके डूबूंगा, तो वो हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस बहुत ही कॉमन टाइप का नेक्रोसिस होता है। मतलब अगर अगर कहीं पे ये नेक्रोसिस होता है तो इट्स वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया है? तो ये सबसे ज्यादा जो होता है वो हार्ट में देखा गया है। ओके, वो टिश्यूज, वो सेल जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, और क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो है सबसे कॉमन हार्ट में, किडनी में, स्प्लीन में यहां देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हार्ट। चलिए जी, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब लोग, बच्चा लोग देख लो, आप लोग ये वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस इज कॉमनली सीन इन विच कंडीशन? ये एक दूसरा टाइप का नेक्रोसिस है जिसमें कि हम लोग जब ये सेल डेथ होती है तब इसमें हम लोग को लिक्विड पोर्शन, थोड़ा थोड़ा लिक्विड पोर्शन दिखाई देता है, जबकि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में हम लोग को लिक्विड पोर्शन नहीं दिखाई देता। तो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हम लोग को सबसे ज्यादा कौन से कंडीशन में दिखाई देती है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जबकि हम लोग का हार्ट फेलियर होता है तब दिखाई देती है, या ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, टीबी इन्फेक्शन में दिखाई देता है, या आप लोग को ये ब्रेन इंफ्राक्ट में दिखाई देता है, या ये आप लोग को फैट नेक्रोसिस में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है, हमने बताया लिक्विफेटिक नेक्रोसिस जो होता है बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया या इस्चमिक इंजुरी हो गई। तो इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। लिक्विफेटिक नेक्रोसिस इज फाउंड इन द, इट इज फाउंड इन द ब्रेन इंफ्राक्ट। ब्रेन में आपको सबसे ज्यादा कॉमनली लिक्विफेटिक नेक्रोसिस दिखाई देगा। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ब्रेन इंफ्राक्ट। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिमाग की बत्ती अब तक पूरी तरीके से जल गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप लोग को सेल डेथ पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन फंसने के काफी चांसेस हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ सेल डेथ इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन? अगर आप लोग को कहीं पे इन्फ्लेमेशन, सूजन, लाली दिखाई देती है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा सेल डेथ का? ये सभी सेल डेथ के प्रोसेस है, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ऑटोफेजी मतलब सेल अपने आप को खा जाता है। कब होता है? लाइसोसोम जो होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, उनको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सेल के अंदर इंजुरी होती है और लाइसोसोम सोचता है कि अरे यार ये सेल तो अब मेरे किसी काम का रहा नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको सुसाइड करा देते हैं। तो वो वाले टाइप के सेल है जिसमें लाइसोसोम्स जो है वो सेल को खत्म कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटो मतलब अपने आप, फेगी मतलब खा जाना, तो अपने आप ही सेल को खा गया। तो इसमें से राइट ऑप्शन है, ऐसा कौन सा सेल डेथ जिसमें कि सूजन और लाली दिखाई देती है? तो वो हो गया आप लोग का नेक्रोसिस। चलिए बेटा, पहुंचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द की फीचर ऑफ एपोप्टोसिस? की फीचर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? एपोप्टोसिस, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है। और बेचारा जब सेल में कोई दिक्कत आती है तो वो सेल अपने आप को ही खुद मार देता है, बोलता है मैं अड़ोसियों पड़ोसियों को परेशान नहीं करूंगा, ना ही मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं जो अगले सेल को बनाऊंगा वो भी कुछ गलत ही पैदा हो जाएगा, इसलिए इससे अच्छा मैं एपोप्टोसिस कर जाता हूं। तो एपोप्टोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन, मतलब कि न्यूक्लियस का फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, सेल का स्वेलिंग हो जाना,
ऑप्शन नंबर 3 इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि इन्फ्लेमेशन मतलब कि लाली और सूजन पैदा कर देना, या मेम्ब्रेन का रप्चर कर जाना मतलब सेल का फट जाना। क्योंकि देखो बच्चा, अगर हम लोग सबसे नीचे वाले ऑप्शन से चलेंगे, मेम्ब्रेन रप्चर होती है नेक्रोसिस में। जब नेक्रोटिक सेल जब फटता है तब वो अपने अंदर का टॉक्सिक मटेरियल बाहर छोड़ देता है, जिसकी वजह से आसपास के सेल जो होते हैं वो भी उसी उसके टॉक्सिन के चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन रप्चर तो एपोप्टोसिस में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसमें कि सेल आसपास के सेल्स को परेशान नहीं करता। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या एपोप्टोसिस में सूजन लाली आती है? नहीं आती, ये सिर्फ नेक्रोसिस में आती है। तीसरा है सेलुलर स्वेलिंग। हमने पहले भी बताया बच्चा लोग, सेल स्वेल करता है तो बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि वापस जो है वो अपनी कंडीशन में पहुंच जाए। तो राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। न्यूक्लियस जो होता है छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन वो रहता सेल के अंदर ही है। सेल टूटता नहीं है, सेल फटता नहीं है, क्योंकि उसको आसपास के सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है, की फीचर मतलब इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है एपोप्टोसिस का, वो है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लोग, केशियस नेक्रोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच डिसीज। हमने बताया नेक्रोसिस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट नेक्रोसिस होता है जिसको हम लोग केशियस नेक्रोसिस कहते हैं। ये केशियस नेक्रोसिस कौन सी बीमारी में देखने को में मिलता है? सबसे पहले ये देखिए कि केशियस नेक्रोसिस जो होता है वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैटिक नेक्रोसिस का मिक्सचर होता है। इसमें जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफैटिक नेक्रोसिस के मिले जुले कैरेक्टर होते हैं। और ये बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपके सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी पैथोजन घुस गया, तब आपका सेल जो है वो भी तो एक टाइप का सेल इंजुरी ही होगी। अगर कोई पैथोजन किसी भी सेल को इंजोर करेगा, वो एक सेल इंजुरी हुई। तो ऐसे टाइप के जो सेल्स होते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हम लोग की बॉडी में घुस गया, तब केशियस नेक्रोसिस उस वाले सेल में हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी बीमारी, टीबी, हेपेटाइटिस, स्ट्रोक या डायबिटीज मेलाइटस, किस में दिखाई देगा? तो केशियस नेक्रोसिस सबसे कॉमनली टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में दिखाई देता है। तो इसके साथ साथ बच्चा लोग हम लोग पहुंच चुके हैं, दिस वाज द लास्ट स्लाइड, ये हम लोग की लास्ट स्लाइड है। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे आप लोग से अगली क्लास में पैथोलॉजी के किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। ओके, पैथोलॉजी के अलावा हम लोग बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम लोग इम्यूनोलॉजी भी कवर करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी भी कवर करेंगे, एंड हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ फिजियोलॉजी, ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक जिसमें कि हम लोग एमसीक्यू भी कवर करेंगे एंड हम लोग इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन भी कवर करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग की पढ़ते रहिए। ओके, टिल देन, गुड बाय।